अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर MVC पैटर्न पर काम करेंगे। अगर आपको MVC पैटर्न नहीं पता तो सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं। जैसे आप गूगल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पर ओपन करके बताता हूँ। MVC में देखिए, आपको फुल फॉर्म तो बहुत ईजी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। शॉर्टकट में अगर आप देखेंगे, व्यू के अंदर हमारा UI का लॉजिक रखते हैं, यानी आप जो भी फ्रंट एंड देखेंगे तो वो UI पर काम करता है। कंट्रोलर के अंदर हमारे पास बिजनेस लॉजिक होता है, मॉडल में हमारे पास डेटाबेस होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को सेपरेट 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर देते हैं, और ये आर्किटेक्चर की मदद से हम हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल डेवलपर्स भी सेम प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और काफी कोड हमारा क्लीन हो जाता है। बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप जो है यहाँ पर इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, कैसे ये काम करता है। तो आपको बहुत से ट्यूटोरियल्स या फिर इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल पर मिल जाएंगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको MVC फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और एप्लीकेशन को भी कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको डिलीट कर दूंगा टर्मिनल को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे फोल्डर सभी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फोल्डर होता है मॉडल्स के नाम से। मॉडल्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर NoSQL डेटाबेस देख रहे हैं, तो जितना भी स्कीमा रिलेटेड पार्ट रहेगा डेटाबेस में, डिजाइनिंग रहेंगे कलेक्शन के, तो इसके अंदर हम उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हमारे पास होता है राउट्स, यानी एप्लीकेशन में जितने भी राउट्स हैं तो इस फोल्डर के अंदर हम उसको रखते हैं। मान लीजिए यूजर से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें आप सेपरेट फाइल बना के इसको यूज कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा राउट है। तो एक ही फाइल में सारी चीजें ऐड करने से अच्छा क्या होता है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा हमारा कोड क्लीन रहता है, और इन फ्यूचर अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो हम डायरेक्टली उस फाइल में जाके हमारे कोड को अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये क्या है, ये कॉल बैक फंक्शन है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोलर। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेपरेट लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है कंट्रोलर। तो सारे कंट्रोलर फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास होता है कॉन्फ़िग के नाम से। तो एप्लीकेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि डेटाबेस के लिए हम करेंगे, इस फोल्डर के अंदर वो फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर और भी अगर कोई आप थर्ड पार्टी पैकेज यूज कर रहे हैं उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आप इस फोल्डर के अंदर फाइल बना के यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है मिडलवेयर्स के नाम से। सो मिडलवेयर्स क्या होता है, सिंपली नेक्स्ट फंक्शन को हम कहते हैं मिडलवेयर्स। तो ये भी नॉर्मल एरो फंक्शन होता है, आगे हम देखेंगे कैसे इसको यूज करना है। तो मिडलवेयर्स भी हम सेपरेट रखते हैं। उसी तरीके से एक यूटिल्स के नाम से भी है, इनकेस अगर हमको कुछ और यूटिलिटी फाइल्स क्रिएट करना रहा, यूटिल्स का फोल्डर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा MVC पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए, यानी React.js हम यूज कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर पब्लिक का फोल्डर नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम एक क्लाइंट के नाम से React के एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और वहां पर UI पर काम करेंगे। अगर हमारे पास UI नहीं रहा, या फिर अगर हम Node.js का टेम्पलेट इंजन यूज करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे पब्लिक के नाम से, और इस पब्लिक के अंदर हम स्टैटिक फाइल जो है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में कोई भी स्टैटिक फाइल्स नहीं रहेंगी, क्योंकि हम React.js का यूज करने वाले हैं। तो मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल MVC पैटर्न। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये टेस्ट वाले का जो है ना स्प्लिट करके बता देता हूँ कैसे ये डिवाइड होगा। हम क्या करेंगे, एक राउट की फाइल बना देंगे इसके अंदर, न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट राउट्स डॉट जेएस। टेस्ट के नाम से बना रहा हूँ ताकि हमको आइडिया रहे कि हमने इसको टेस्ट के लिए बनाया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर इसको रिक्वायर करना है। किसको रिक्वायर करेंगे, एक्सप्रेस को। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटली राउटिंग के लिए बना रहे हैं। पहले हमने सर्वर डॉट जेएस में यहाँ पर रेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया था। रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी यूज करेगा, और राउटर क्या करेगा, जो राउटर ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो सिर्फ राउटिंग की फंक्शनैलिटी को जो है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस का यूज करेंगे, आपको लिखना है एक्सप्रेस, फिर उसके बाद में डॉट लगाना है। इसके अंदर हमारे पास होता है राउटर मेथड। तो राउटिंग की सारी फंक्शनैलिटी इस राउटर के अंदर ऐड हो गई। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, राउटर की मदद से आप करेंगे राउटर, फिर हमारे पास मेथड रहेगा गेट, और उसके बाद में होता है स्लैश। स्लैश के बाद में मैं टेस्ट नाम से ही बना देता हूँ। तो ये बेसिक हमारा राउट बन चुका है। इसके बाद में आपको जो कंट्रोलर फंक्शन बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन भी हम क्या करेंगे, MVC पैटर्न की मदद से करेंगे। तो इस कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल आप बना सकते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे। साथ ही में मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सेम रखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा एरो फंक्शन। तो ये नॉर्मल एरो फंक्शन हो गया। इसके अंदर आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं।
अब ये नॉर्मल एरो फंक्शन तो बन गया, लेकिन इसको हमको कॉल बैक फंक्शन बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये कॉल बैक फंक्शन बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसके अंदर भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैं रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200। उसके बाद में सेंड का फंक्शन मैं यूज करता हूँ और इसके अंदर एक मैसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे कि टेस्ट राउट, और एक सक्सेस का जो है बुलियन वैल्यू बना देता हूँ सक्सेस, इसको कर देंगे हम ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट राउट के अंदर इसको यूज कर लेंगे। तो आपको इसको इंपोर्ट करना है टॉप पे, या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो इंटेलिसेंस आपको मिल जाएगा। कैसे, देखिए आप सिंपली यहाँ पे लिखिए टेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोल स्पेस दबाइए, तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में अगर नहीं होती है तो फिर आपको मैनुअल कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ ही में कुछ एक्सटेंशन है, मैं वो भी बता देता हूँ। पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट आउट बन चुका है। अब इसको सिंपली एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मॉड्यूल यूज करेंगे क्योंकि ES5 है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट किसको करना है, सिंपली राउटर को एक्सपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जितने भी फ्यूचर में हम यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली राउटर उनको एक्सपोर्ट कर देगा और हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिक राउटिंग यहाँ पर सेटअप हो गया, लेकिन अभी भी जो है हमारे सर्वर डॉट जेएस को नहीं पता कि कौन से राउट है, कौन से कंट्रोलर है। जैसे कि मैं अब इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने इसको सेपरेटली यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। हमारा राउट है टेस्ट, उसके अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है टेस्ट कंट्रोलर, और उसके बाद में यहाँ पर हमने सेपरेटली उसको क्रिएट करके रखा है, उसके अंदर बिजनेस लॉजिक। अब सर्वर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बता देंगे। अब आपको क्या करना है, ऐप डॉट यूज का मेथड यूज करना है। तो ये क्या है, ये मिडलवेयर की तरह काम करेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ऐप डॉट गेट कर रहे थे ना, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज करेंगे। उसके बाद में नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, जैसे कि API/V1। तो ये हमारे API का वर्जन है, अभी फर्स्ट है इसीलिए V1 है। उसके बाद में हम यहाँ पर टेस्ट का यूज कर लेंगे, टेस्ट। और उसके बाद में फिर आप जो है फाइल का पाथ यहाँ पे बता सकते हैं, डायरेक्टली आप रिक्वायर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर। और उसके बाद में यहाँ पे फाइल का पाथ आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं डॉट स्लैश। फिर उसके बाद में हमारे पास है राउट्स, राउट्स के अंदर हमारे पास है टेस्ट राउट। डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब फिर से हमारी एप्लीकेशन को हम रन कर देंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से नोड की एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। सो नोड सर्वर डॉट जेएस, अभी इसको फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एरर है, देखिए एक्सपोर्ट का सिंटैक्स हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना कंट्रोलर के अंदर इसको नीचे एक्सपोर्ट करेंगे। सो यहाँ से एक्सपोर्ट को आप रिमूव कर लें और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल, क्योंकि हम ES5 देख रहे हैं ना, तो डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट सिंटैक्स यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, फिर कर्ली ब्रेसेस बना के हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे टेस्ट कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ CLS, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस। तो देखिए सर्वर हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। चलते वापस ब्राउजर में और इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे लोकल होस्ट :8080, उसके बाद में /API/V1/test, इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए एरर शो कर रहा है। एक बार मैं राउट चेक कर लेता हूँ फिर से। राउट हमने क्या दिया था, /test ऑलरेडी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सर्वर डॉट जेएस में से टेस्ट रिमूव कर लेंगे, या फिर यहाँ से मैं टेस्ट रिमूव कर लेता हूँ, वरना डबल डबल टेस्ट हमको देना पड़ेगा। तो दोनों में से एक फाइल में से हम रिमूव कर लेंगे। तो हमने टेस्ट आउट में से उसको रिमूव कर लिया और फिर से हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। तो देखिए बार बार हमको जो है ना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है जब भी हम फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, तो इसको भी प्रिवेंट कर लेंगे। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ उसको और फिर से एप्लीकेशन को रन करता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस। फिर से एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आउटपुट हमारे पास बराबर से आ रहा है, मैसेज टेस्ट राउट और सक्सेस ट्रू। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, मतलब सक्सेसफुली हमारा MVC पैटर्न काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोडमॉन का पैकेज आता है जो कि हमारे कोड को वॉच मोड में ऑन रखता है, तो उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, npm.js की वेबसाइट पे जाएंगे, npmjs.com। जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे ही पैकेजेस आप जो है npm.js पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन, लिंक सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नोडमॉन, इतना लिख के मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ना एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पैकेज का नाम पता था
अगर पैकेज का नाम नहीं पता तो उससे सिमिलर नेम जो भी रहेंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट मैच है, इसको हम ओपन करेंगे और हमारी एप्लीकेशन में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इस कमांड को आपको कॉपी करना है और यहाँ से आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, कैसे इसको सेटअप करना है, डॉक्यूमेंटेशन हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ आपको डायरेक्टली बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन को जो है ना यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। तो कंट्रोल सी, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर टर्मिनेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो कमांड हमने कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देंगे, npm i nodemon इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो ये पैकेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब इसको पहले शुरू कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो टर्मिनल थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। आपको जाना है पैकेज जेसन की फाइल में और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे अब हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्क्रिप्ट बनाता हूँ और इसका नाम हम रखेंगे सर्वर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोडमॉन के थ्रू हमारी एप्लीकेशन को रन कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नोडमॉन तो इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं आप डिपेंडेंसी के अंदर। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर डॉट जेएस की फाइल को रन कराएंगे। तो आप लिखेंगे नोडमॉन, फिर उसके बाद में लिखेंगे सर्वर डॉट जेएस। सेव कर लेते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, जैसे हम सर्वर की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो हमारा जो नोड का सर्वर है, यानी जो भी हमारा कोड है, अब वो नोड की मदद से रन नहीं होगा, नोडमॉन की मदद से रन होगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे आप लिखेंगे npm रन सर्वर। अब ये कमांड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको npm रन लिखना पड़ता है, उसके बाद में जो भी स्क्रिप्ट का नाम है वो लिखना पड़ता है। जैसे कि हमारे केस में सर्वर, तो हमने यहाँ पे लिखा सर्वर। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो नोडमॉन के थ्रू रन होगा और कुछ इस तरीके से आपको कलरफुल मैसेज भी देखने मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, नोड सर्वर रनिंग, ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको जो है एक बार टेस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो है ना इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमारे पास अभी मैसेज है टेस्ट राउट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, चलते कंट्रोलर के अंदर, और ये जो मैसेज है ना इसको चेंज कर देता हूँ। इसको करता हूँ मैं वेलकम, वेलकम यूजर। सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस करिए हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं जाऊंगा वापस से ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए हमारा मैसेज भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से नोडमॉन काम करता है। इसके साथ में और भी बहुत से यूटिलिटी पैकेजेस आते हैं जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि कलर्स। कलर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, आप कंसोल पे कलर मैसेज शो करा सकते हैं। जैसे कि आप इसको ओपन करिए तो कुछ इस तरीके से आपको जो मल्टीपल टर्मिनल में कलर्स के ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। सेम इसी तरीके से हमको और भी पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। मॉर्गन के नाम से एक आता है। तो मॉर्गन क्या करेगा, जो भी आपके एप्लीकेशन में यूआरएल हिट हो रहा है उसको जो है ये कंसोल पे प्रिंट करा देगा। तो ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। डेव मोड में जो है चेकआउट कर सकते हैं कौन सा यूआरएल हिट हो रहा है और उसके अंदर क्या रिस्पॉन्स आपको देखने मिल रहा है। तो ये कैसे काम करता है, देखिए आप जब इसको यूज करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे पैकेजेस जो है आप वन बाय वन npm js पे सर्च कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली मैं अभी बहुत से पैकेजेस जो है इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसके बाद में हम कॉर्ड्स पैकेज को भी ऐड कर देंगे। तो कॉर्ड्स क्या काम करेगा, जब हमको रिएक्ट की एप्लीकेशन को नोड जेएस की एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है तो ये पैकेज काम में आएगा। कैसे, देखिए नोड का सर्वर अलग पोर्ट पे है, रिएक्ट का जो है वो अलग पोर्ट पे। रिएक्ट जो है बाय डिफॉल्ट 3000 लेता है, नोड का हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों पोर्ट को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये कॉर्ड्स का पैकेज हमको एनेबल करना पड़ता है, यानी इसको कहते हैं क्रॉस ओरिजिन। तो ये पैकेज भी हमको चाहिए। ये क्या है, ये मिडलवेयर है जिसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोंगूस पैकेज भी इंपोर्ट करने वाले हैं। तो मोंगूस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। इसको भी आप ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं ये कैसे काम करता है, या फिर इसका सेपरेट भी आप देख सकते हैं होम पेज, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए आप जो है इसको सेपरेटली देखें। देखिए मोंगूस और डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा और डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और भी अगर आपको कुछ इसमें देखना है जैसे कि रीड डॉक्स, और इसके अंदर बहुत से फंक्शंस, स्कीमा, क्यूरी, ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, एक और पैकेज आता है .env के नाम से, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को की वैल्यू पैड्स के अंदर या फिर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसको भी आप ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आप रिएक्ट में भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और नोड जेएस में भी अलग से यूज कर सकते हैं। काफी पॉपुलर पैकेज है, वीकली डाउनलोड्स भी आप चेक कर सकते हैं। आपको मस्ट है ये पैकेज, तो आपको डाउनलोड करना ही पड़ता है। तो जितने भी आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा है आप उसको अलग से कुछ इस तरीके से वेरिएबल में बना सकते हैं, और फिर प्रोसेस की मदद से, यानी process.env, ये आपको बाय डिफॉल्ट नोड.js में मिलता है, जिसमें हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है, क्योंकि हमारा जो भी सीक्रेट कीज है या फिर टोकन है तो वो एक्सपोज नहीं होता डायरेक्टली। ये सारे जो है एक वेरिएबल के अंदर, जिसे हम कहते हैं process.environmental वेरिएबल,
उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसको भी कैसे कॉन्फ़िगर करना है अभी बताता हूँ, लेकिन ये भी पैकेज हम यूज करेंगे। और भी बहुत से पैकेजेस हैं जो कि अभी बाकी हैं। आई थिंक अभी फिलहाल के लिए इतने सारे पैकेजेस काफी है, तो सभी को मैं जो है एक साथ डाउनलोड कर लेता हूँ। चलते हैं टर्मिनल में और एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देंगे। तो कंट्रोल सी क्लियर कर देते हैं इसको और सारे पैकेजेस को मैं ऐड करता हूँ। साइड बार को मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे npm i। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्ड्स पैकेज को ऐड कर देंगे। उसके बाद में कलर्स पैकेज। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉर्गन को भी ऐड कर देंगे, मॉर्गन। फिर मोंगोज है अपने पास, मोंगोज पैकेज को भी आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद में .env। और आप चाहें तो बॉडी पार्सर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती उसकी। एक्सप्रेस में बाय डिफॉल्ट हमको उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर इतने पैकेजेस आप इंस्टॉल करिए, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये सारे पैकेजेस जो है नोट सर्वर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे पैकेजेस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सारे पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ पैकेज.json फाइल में और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो देखिए सारे के सारे पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, .env पे काम करेंगे। तो रूट में आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल बनाना है .env के नाम से। अगर आप इसको जो कॉन्फ़िग में यूज करना चाहते हैं तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग से आपको करना रहेगा। पहले मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो इन्वायरमेंटल वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले पोर्ट। अब पोर्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोर्ट को सिक्योर कर देंगे। तो पोर्ट सेम यूज कर रहा हूँ मैं, आप कोई अदर पोर्ट नंबर भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में एक और वेरिएबल बनाता हूँ नोड या फिर डेव मोड के नाम से, dev_mode। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बता देंगे। और हाँ, ये थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है ना मेरे उसमें, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सटेंशन भी इंस्टॉल है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑटो क्लोज टैग करके एक एक्सटेंशन है, ऑटो इंपोर्ट करके एक्सटेंशन है। आप इसको भी इंस्टॉल करके रखें तो आपको अच्छा खासा सजेशन मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऑटो रीनेम टैग है, ये भी मैं यूज करता हूँ। उसके बाद में कम्युनिटी मटेरियल थीम है, अगर आपको थीम चेंज करना है तो आप यूज कर सकते हैं कम्युनिटी मटेरियल थीम। और उसके बाद में ये पैकेज की बात कर रहा था मैं, ये जो कलरफुल शो कर रहा है ना, ये एक्सटेंशन की मदद से हो रहा है .env। तो आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में रिएक्ट के लिए मैं यूज करता हूँ ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो आप इसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं। उसके बाद में ESLint भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर HTML to JSX ये वाला एक्सटेंशन भी आपको डाउनलोड करके रखना है। सो मेक श्योर आप इसको इंस्टॉल कर लें। और फिर आइकन की थीम भी मैं यूज करता हूँ मटेरियल आइकॉन। जो आप फाइल के आइकॉन देख रहे हैं ना, ये इसी की मदद से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आइकॉन्स ये शो करता है। उसके बाद में हमारे पास है, आई थिंक इतना काफी है। पाथ इंटेलिजेंस भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छा खासा सजेशन शो करता है। और फिर प्रिटियर भी आपको इंस्टॉल करना है। और फिर अगर आप टेलविंड यूज करेंगे तो फिर टेलविंड भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना काफी है। प्रिटियर आप जो है इंस्टॉल करके रखिए, पाथ इंटेलिजेंस। उसके बाद में मटेरियल थीम और आइकॉन थीम रखिए कम से कम। कोई और थीम भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइकॉन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में HTML to JSX, एक ESLint का एक्सटेंशन है। फिर ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट। फिर .env का है, आप इसको भी इंस्टॉल करके रखें। और ऑटो इंपोर्ट, इतने काफी है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब डेव मोड में क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डेवलपमेंट। इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको डेव में करेंगे, बाद में जब प्रोडक्शन पे जाएंगे तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे। अब इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, server.js की फाइल में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे const, सेम नाम रखें आप .env। फिर आप इसको रिक्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे .env, सॉरी डोमेन हो गया ये है .env। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िग कर देंगे। सो कमेंट भी मैं बनाते चलता हूँ .env config। और यहाँ पे आप लिखेंगे .env config फंक्शन। और इस कॉन्फ़िग को आपको सिंपली कॉल कर देना है। अगर आपका .env का फाइल रूट में है तभी आप इसको कॉन्फ़िग करेंगे। अगर कहीं अदर है तो आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर आप इसके अंदर जो है पाथ को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे पाथ और फिर उस पाथ के अंदर आपको बताना है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कॉन्फ़िग के अंदर रख लिया तो फिर कैसे लिखेंगे, /, फिर फोल्डर का नाम कॉन्फ़िग और फिर उसके अंदर जो भी फाइल है उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। हमारे केस में रूट है, तो रूट में हमको कोई भी पाथ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। सेव कर लेते हैं इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पोर्ट को जो है ना प्रोसेस ऑब्जेक्ट की मदद से गेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले शुरू कट करता हूँ क्योंकि और की कंडीशन में इसको भी ऐड करेंगे।
इनकेस अगर हमारी .env की फाइल या फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स नहीं चले तो फिर हम ऑप्शनली उसके अंदर एक पोर्ट ऐड कर देंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले process.env और उसके बाद में अपने वेरिएबल का नाम, जैसे कि हमारे केस में सेम है पोर्ट, तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे पोर्ट। और यहाँ पे मैं और की कंडीशन ऐड करता हूँ डबल पाइप सिंबल, और उसके बाद में ऑप्शनल में भी सेम 8080 रखता हूँ मैं। सेव कर लेंगे इसको और मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो console.log है ना उसको डायनेमिक कर देता हूँ। और साथ ही में हम क्या करेंगे, हमने जो भी पैकेजेस इंपोर्ट किए थे ना, इंस्टॉल किए थे, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉन्स्ट। सबसे पहले कलर्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स, उसके बाद में हमारे पास था मॉर्गन, उसको भी हम ऐड कर देंगे कॉन्स्ट मॉर्गन इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मॉर्गन, और कॉर्ड्स पैकेज को भी ऐड कर देंगे कॉन्स्ट कॉर्ड्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कॉर्ड्स। और mongoose को अभी यहाँ पर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और इसको स्ट्रिंग के अंदर ले लें, तो मैं सिंगल कोटेशन में इसको ऐड कर देता हूँ। mongoose के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट फाइल में इसको देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है हमको। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको मिडलवेयर्स में ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, एक कमेंट ऐड कर देंगे यहाँ पर मिडलवेयर्स, और इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना है app.use of, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉर्ड्स को एनेबल कर देंगे। सो कॉर्ड्स को आपको कॉल करना है। सेम इसी तरीके से अगर आपको एक्सप्रेस में जेसन से डील करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन को भी एनेबल कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस के साथ में ये फीचर आता है, अलग से कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस को कॉल करेंगे express.json। तो अब आप अपनी एप्लीकेशन में जेसन रिस्पॉन्स भी हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉर्गन का यूज कर लेंगे app.use of, फिर आपको लिखना है मॉर्गन। अब जब मॉर्गन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर आपको और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो देखिए कंबाइन डेव शॉर्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेव मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो कंसोल पे हमको छोटा सा एक शॉर्ट मैसेज मिलेगा, कौन सा आपका यूआरएल हिट हुआ है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया है और उसने कितना टाइम लिया है। तो ये सारी डिटेल्स हमको कंसोल पे मिलेंगी। कौन से कंसोल पे, ये जो डेवलपर कंसोल है ना, इस पे मिलने वाली है। थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। तो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर्स को भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर ये जो मैसेज है ना इसको भी चेंज कर देता हूँ और इसको मैं डायनेमिक कर दूंगा। सो इसके लिए आप बैकटिक का यूज करें। सबसे पहले हम लिखेंगे नोड सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, और फिर जो पोर्ट है इसको डायनेमिकली चेक करेंगे। सो डॉलर करली ब्रेसेस, और प्रोसेस की मदद से हम जो है पोर्ट को यहाँ पर एक्सेस करेंगे process.env, फिर उसके बाद में पोर्ट का नाम। और मैं क्या करता हूँ, जो मोड हमने बनाया था ना .env के अंदर, ये डेव मोड, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। सर्वर रनिंग इन, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मैसेज ऐड कर देता हूँ इन डैश मोड, और मोड से पहले मैं क्या करता हूँ, उसको गेट कर लूंगा। सो डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर उसको भी एक्सेस कर लेंगे process.env, फिर उसके बाद में dev अंडरस्कोर मोड, जो भी आपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में नाम दिया है ना, सेम आपको यूज करना है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में अब हम कलर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बीजी कर देता हूँ उसको ब्लू, और फिर हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट कलर है उसको कर देंगे व्हाइट। सेव कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड दिखाई देगा। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे। तो आपको लिखना है npm run server, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कंसोल मैसेज है वो कलरफुल शो कर रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये ब्लू में शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सर्वर को हिट करा के देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मॉर्गन की मदद से कंसोल में जो यूआरएल हिट हुआ है वो भी शो करेगा। चलते वापस एप्लीकेशन पर, और ये रहा हमारा यूआरएल। इसको मैं सिर्फ रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। सेम रिस्पॉन्स हमको देखने मिलेगा। अब अगर आप कंसोल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मेथड शो करेगा, फिर एपीआई एंड पॉइंट भी शो करेगा, और उसके बाद में क्या रिस्पॉन्स है वो भी शो करेगा। तो सारी चीजें यहाँ पर शो करती है, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। इनकेस अगर कोई एरर आता है तो हम यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, और जब हम इसको प्रोडक्शन पर भेजेंगे तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने MVC पैटर्न देखा, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर भी काम किया, और फिर बहुत से यूटिलिटी पैकेजेस भी हमने इसके अंदर ऐड किए। मोस्टली हमने इसमें मिडलवेयर्स देखे जो कि हमको जरूरी है, अभी नहीं तो बाद में हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है। या फिर आप जो भी कंपनी में प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो ये सारी डिपेंडेंसीज तो कोई आजकल बताता भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है ये सारी डिपेंडेंसीज यूज करना पड़ता है Node.js के साथ में। और भी बहुत सी डिपेंडेंसीज होती है जो हम लेटर देखेंगे या फिर कोई और प्रोजेक्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन देख लेंगे, कैसे हम MongoDB Atlas से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और कैसे हम हमारी Node.js की एप्लीकेशन के साथ में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे।